हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द टर्किश इन्वेजन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो टर्क्स कब आए इतना तो हमें पता है लास्ट चैप्टर पढ़ के, करेक्ट। तो अब शुरू करते हैं कि जब वो आए तो कौन कौन आया, क्या हुआ, और फिर दिल्ली सल्तनत कैसे एस्टैब्लिश हुई। अब जैसे कि हम हर हिस्ट्री के चैप्टर की शुरुआत करते ही हैं, वो भी एक स्टोरी के साथ, एक जिस्ट के साथ, तो वैसा ही कुछ इस चैप्टर में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये कहानी है गुलामों से सुल्तानों तक के सफर की, एक ऐसी कहानी जिसके अंत में दिल्ली सल्तनत की कहानी की शुरुआत होती है। तो हम बात कर रहे हैं बहुत समय पहले की, जब अब्बासीद खलीफत हुआ करते थे और उनकी जो सभ्यता थी वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही समझदार थी। उन्होंने आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, हर एक चीज पे काम किया था और वो बहुत ही समझदार थे, बहुत ही समृद्ध थे। टाइम बीतता गया और जो उनके गुलाम हुआ करते थे अब वो स्ट्रांग होने लग गए और ये खलीफत कमजोर होने लग गई। और जैसे जैसे ये कमजोर होते गए वहां पर राइज हुआ, वहां पर उदय हुआ तुर्क के योद्धाओं का, टर्क्स का। हमने यही पढ़ा था पिछले चैप्टर के एंड में। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि वो कौन थे। तो इनमें से दो काफी फेमस नाम थे, महमूद ऑफ गजनी और दूसरे थे मोहम्मद घोरी। ये दोनों नए बड़े राजा की फॉर्म में ये हमें देखने को मिले थे इस टाइम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी की। तो ये जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे, ये इनका ना एक सपना था। इनका सपना ऐसा था कि मेरी बड़ी सी सेना हो, मेरा बड़ा सा साम्राज्य हो, और इसीलिए इनके टारगेट थे नॉर्थ इंडिया के रिच टेम्पल्स और उन टेम्पल्स का खजाना, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही रिच और प्रॉस्परस हुआ करते थे और इन्हें स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी थी और इन्हें एक बहुत ही बड़ा सा साम्राज्य बनाना था। तो इसके लिए इन्हें सिंपली कुछ एक चीज की जरूरत थी और वो चीज थी पैसा, और वो पैसा था नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में, वो खजाना था नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में। तो अब टाइम बीतता गया और इन्होंने 25 सालों में 17 बार 17 टाइम्स इन्होंने इंडिया के ऊपर हमला किया, और ये टाइम था अराउंड 1001 से 1025 CE तक। तो इस समय इनका जो पूरा का पूरा टारगेट था वो था नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स। अब उस समय हमारे जो राजपूत योद्धा थे, वो राजपूत राजा थे, वो हमारे नॉर्थ इंडिया के ऊपर राज करते थे। काफी सारे राजा थे, बहुत बहादुर थे, बहुत शूरवीर थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनमें यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी नहीं होने का ही फायदा उठाया मोहम्मद ऑफ गजनी ने, और इन्होंने इंडिया के मंदिरों में लूटपाट कर ली, और इवन हमारा जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है उसे भी इसने लूट दिया। अब टाइम बीतता गया, जब मोहम्मद गजनी की डेथ हो गई उसके अराउंड 150 सालों तक इंडिया पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन तब राइज हो रहा था एक और सुल्तान का, एक और राजा का, जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जो थे वो घोर के राजा थे, और गोरी का मकसद कोई लूटपाट करना नहीं था, इनका मकसद था राज करना। और इन्होंने एक सपना देखा कि ये दिल्ली पर कब्जा करेंगे और ये दिल्ली पर राज करेंगे। 1191 CE में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, और इसे बोला जाता है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। एक ऐसी बैटल जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इस चीज का अपनी हार का बदला लूंगा, और अगले ही साल मतलब 1192 में उन्होंने फिर से हमला किया, और इसे कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। और इससे जो दिल्ली था, दिल्ली के ऊपर अब मुस्लिम लोगों का शासन हो गया। गोरी ने दिल्ली छोड़ दी और उनका एक वफादार सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो सोचो, एक आदमी जो गुलाम हुआ करता था आज वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। इसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही स्मार्ट रूलर थे,
और उसके बाद की जो कहानी है वो सबको हैरान कर देती है, और वो कहानी है वहां की सबसे पहली महिला सुल्तान की, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। तो जो इल्तुतमिश थे वो उनकी बेटी थी रजिया, तो उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वही लोगों की प्रॉब्लम की महिलाएं सुल्तान नहीं बन सकती, तो वो एक महिला को अपनी सुल्तान बना हुआ नहीं देख सकते थे। तो इससे रजिया ने दिल्ली में बहुत सारी जंग भी लड़ी, कोर्ट भी चलाया, घुड़सवारी भी की, लेकिन उसके खिलाफ ना साजिश हुई। साजिश ऐसी कि उसने अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन वो कभी भी राजगद्दी को वापस नहीं ले पाई, और 1240 में उन्होंने उन दोनों को ही मार दिया गया। फिर आया गियासुद्दीन बलबन, एक ऐसा कठोर और डिसिप्लिन्ड सुल्तान जिसके राज्य में ना कोई कोर्ट में हंसता था, ना ही कोई बहस करता था, और उनका ये मानना था कि जो सुल्तान होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो इसके लिए वो किसी को भी वहां पर हंसने की या फिर अपना पक्ष रखने की किसी भी तरह से आजादी नहीं थी। इन्होंने अपने राज्य को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, इन्होंने मंगोल्स से अपने राज्य को बचाया, मंगोल के हमलों से अपने राज्य को बचाया, फोर्ट्स बनवाए और राज्य को बहुत ही मजबूत बनाया। 1286 सीई में बलबन की मौत हो गई, और इसके साथ ही ममलुक डायनेस्टी भी यहाँ पर खत्म हो गई, और अब दरवाजे खुल चुके थे खिलजी वंश के लिए। तो ये वो कहानी है बच्चों, इस चैप्टर की जो कहानी है वो एग्जैक्टली हमें यही बताती है कि कैसे ये लोग गुलाम थे और गुलामों से कैसे वो सुल्तान बने। इस कहानी में सपने हैं, इस कहानी में राजनीति है, और इस कहानी में हिम्मत भी है। तो अब हम चैप्टर के डेप्थ में चलेंगे, जहां पर हम हर एक छोटी डिटेल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर की डिटेल्स के साथ। तो बच्चों बात करते हैं द टर्क्स की। तो टर्क्स की शुरुआत ही हुई थी व्हेन देयर हैपेंड द डिक्लाइन ऑफ दिस अब्बासीद खलीफत। तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अराउंड 8 to 9 सेंचुरी सीई के समय पर जो अब्बासीद खलीफत थी वो काफी पावरफुल इस्लामिक एम्पायर हुआ करता था, और ये कल्चरली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस समय पर आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर हर चीज में बहुत ही जोरों शोरों पर काम चल रहा था, और ये बहुत ही एक रिच और पावरफुल एम्पायर था। तो यहाँ पर इट इज नोन फॉर इट्स वाइटैलिटी एंड ब्रिलियंस इन आर्ट, कल्चर, गवर्नेंस एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे जैसे 9th सेंचुरी का एंड आया, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर थी अब्बासीद खलीफत की वो वीक होने लगी। अब इसके वीक होने का फायदा किसने उठाया? टर्क्स ने उठाया, और जैसे ये वीक होती गई ये टूट गई, और टूट कर ये कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये टूटी, जब ये डिसइंटीग्रेट हुई, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर रूल किसने किया? तो एग्जैक्टली सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एंड दे मोस्टली दे वर रूल्ड बाय द टर्क्स। तो यही हमने हु हैव प्रीवियसली सर्व्ड एज खलीफ्स इन खलीफ्स आर्मी। तो वो लोग जो पहले इन खलीफों की आर्मी में सर्व किया करते थे, अब उन्होंने ही इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी टर्क्स की। तो यहाँ पर कुछ टर्किश स्टेट्स की इमर्जेंस हुई, और इनमें से 2 प्रोमिनेंट स्टेट्स थी गजनी और घोर। तो महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी, यही 2 नाम हैं जो हमने स्टोरी में भी सुने हैं, और यही 2 नाम हैं जो इन डिटेल हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी की। महमूद ऑफ गजनी जो थे वो काफी पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे। इन्होंने 25 सालों में 1001 से 1025 सीई के बीच में इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स हमला किया। अब सवाल ये उठता है कि कोई किसी देश पर 25 बार हमला क्यों करे, 17 बार हमला क्यों करेगा 25 सालों में? मतलब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके लाइफ के ना कुछ एम थे, उनको कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? कि उनकी जो आर्मी हो वो बहुत बड़ी हो और वो वेल इक्विप्ड आर्मी हो।
ठीक है। और वो सेंट्रल एशिया में थे, तो सेंट्रल एशिया में ना वो अपने किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे। ऑल्दो उनका मकसद इंडिया के ऊपर राज करना या इंडिया को कैप्चर करना नहीं था, बट सेंट्रल एशिया में उनको एक्सपैंड करना था। और सेंट्रल एशिया में थे उनके बहुत सारे एनिमीज, उनसे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। अब यहां पर आते हैं उनके रीजंस ऑफ इन्वेजन। तो अब अगर मेरा एक एम्पायर है और मुझे उसको एक्सपैंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ लॉट ऑफ वेल्थ, आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, करेक्ट। तो इसी तरह मोहम्मद गजनी को भी वहां पर खूब सारे पैसे चाहिए थे, और इसके लिए अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल एम्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें चाहिए थी वेल्थ, ठीक है। तो इस वेल्थ के लिए उनका जो मेजर अट्रैक्शन था वो था नॉर्थ इंडिया के लिए रिच और वेल्दी टेम्पल्स। और ये रिच और वेल्दी टेम्पल्स में एक है सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जो आज भी है। काफी आपने सुना भी होगा और कुछ लोग होंगे जो गए भी होंगे। तो ये मंदिर जो थे ना, इनमें इतनी ज्यादा वेल्थ थी कि इनको क्या चाहिए था कि ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के ऊपर, और उनकी सारी वेल्थ लूट के ले जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने बार बार नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को टारगेट किया एंड रिपीटेडली प्लंडर्ड द इंडियन किंगडम्स फॉर ट्रेजर्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि नॉर्थ इंडिया में भी ना ऐसा नहीं था कि जो राज्य था, जो राजा थे वो कमजोर थे। राजा बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन वो डिवाइडेड थे और उनमें यूनिटी नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं ना, देश में एकता होनी चाहिए। अगर हमारे देश में एकता है ना, तो कोई भी आके हमें परेशान नहीं कर सकता, और हम लोगों को, अपने एनिमीज को अपने आप से बहुत अच्छे से दूर रख सकते हैं। इसलिए हमें यूनिटी चाहिए। अब उस समय प्रॉब्लम ये थी कि राजपूत योद्धा थे, लेकिन काफी स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, लेकिन ये सब डिवाइडेड थे। ये ना आपसी रंजिशों की वजह से आपस में ही लड़ रहे थे और इनमें किसी तरह की यूनिटी नहीं थी। तो जो राजपूत किंगडम्स थे, दे वर एंगेज्ड इन म्यूचुअल राइवलरीज एंड दिस फेल्ड टू अंडरस्टैंड और एड्रेस द थ्रेट ऑफ द फॉरेन इन्वेजन। तो मतलब ये अपनी आपस की लड़ाई में ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपस की लड़ाई से बेहतर है कि हम एकजुट होकर अपने देश को बाहर के लोगों से बचाएं। फिर द महमूद एक्सप्लॉइटेड दिस डिसयूनिटी टू सक्सेसफुली अटैक एंड लूट द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गजनी ने इंडिया के ऊपर बार बार अटैक किया और इंडिया को लूट के चला गया। तो अब बात करते हैं इंडिया के ऊपर इंपॉर्टेंट रेड्स की जो महमूद ऑफ गजनी के द्वारा हुई थी इस समय 1001 से 1025 CE तक। तो जितने भी उन्होंने अटैक्स किए थे, इंपॉर्टेंट अटैक्स, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला था वॉर अगेंस्ट जयपाल। तो जयपाल एक हिंदू राजा थे पंजाब रीजन के उस समय पर। तो महमूद गजनी का जो फर्स्ट कैंपेन था, इट वाज अगेंस्ट जयपाल, जो पंजाब के रूलर हुआ करते थे। तो जयपाल ने प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक का जो रीजन है, वो सारा इस हिंदू रूलर के अंडर आता था, जिनका नाम था जयपाल। तो जयपाल, ये पहली लड़ाई हुई महमूद ऑफ गजनी के साथ और वो हार गए। अब हार गए तो हारने के बाद उन्हें टैक्स देना पड़ा, उन्हें गिफ्ट्स देने पड़े, और इसी शर्म से उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने खुद को जला डाला। सो ही कुडंट बेयर दिस ह्यूमिलिएशन एंड ही कमिटेड सुसाइड बाय बर्निंग हिमसेल्फ। अब पिक्चर में आते हैं उनके बेटे, जिनका नाम था आनंदपाल। सो आनंदपाल वाज द सन ऑफ जयपाल, और उन्होंने क्या किया, उन्हें एक बात तो उन्हें समझ आ चुकी थी कि अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हम अलग अलग नहीं लड़ सकते, हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के जो रूलर्स थे उनको एकजुट किया, उनके साथ अलायंस बनाई, और कलेक्टिव एफर्ट्स जो थे उन्होंने टर्किश इन्वेजन को रिपेल करने की कोशिश की ताकि वो इंडियन कल्चर को बचा सके। लेकिन यहाँ पर इवन जो देशभक्ति की भावना थी वो इतनी जाग चुकी थी कि उस समय पर जो विमेन थी ना, उन्होंने भी अपने गोल्ड के ज्वेलरी, वो सारे वैल्यूएबल जो थे वो डोनेट कर दिए, उनको मेल्ट कर करके वॉर के लिए, मतलब जंग में जो पैसा चाहिए था, जो वेल्थ चाहिए थी, उसमें यूज करने के लिए उन्होंने अपने सारे गहने भी मेल्ट कर करके दे दिए। लेकिन इतना जो एफर्ट था उसके बाद भी आनंदपाल भी हार गए, और इससे महमूद को और इंडिया के अंदर आने का
रास्ता मिल गया, क्योंकि ये जो अब रूलर्स थे वो थे वेस्ट में, और इवन वो इंडिया के सेंट्रल रीजन तक के सारे रूलर्स थे जिन्होंने मिलकर अब फाइट की थी। अब जैसे हमने स्टोरी में भी सुना था कि इन महमूद ऑफ गजनी जो था उसका मकसद ये नहीं था कि उसको इंडिया के ऊपर रूल करना है, उसका मतलब था कि मुझे सारे के सारे पैसे दो, मुझे अपनी सारी वेल्थ दो और मैं जाके अपनी जो कैपिटल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो ही टारगेटेड द टेम्पल्स, और महमूद लेटर रेड्स focused on the town temples of the North India, and the temples were targeted because they were rich and उनमें बहुत सारा treasure था, और दूसरा they were seen as the symbol of Indian resistance। अब इन्होंने जब अटैक किया, इन्होंने एक बहुत ही मेजर अटैक किया इंडिया के सोमनाथ टेम्पल पर, और ही वॉज एम्बिशियस एंड इट वॉज अ वेरी एम्बिशियस एंड अ प्रॉफिटेबल रेड। सो द टेम्पल वॉज रिचेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड। तो उस टाइम पर भी ये टेम्पल इंडिया का सबसे रिच था उस टाइम पर, और साथ में ये काफी सेक्रेड माना जाता था। सो इस टाइम पर जितने भी रूलर्स थे, जो भी इंडिया के रूलर्स थे, वेस्टर्न, सेंट्रल और इवन नॉर्दर्न इंडिया के, उन सब ने पूरी कोशिश कर दी, और 3 दिन तक ये जंग चली, और इस जंग में वो हार गए। और हारने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो 50,000 सैनिक मारे गए, और साथ ही साथ मोहम्मद गजनी जो था, महमूद गजनी जो था, वो सोमनाथ टेम्पल से सारी वेल्थ लेकर चला गया। सो Mahmud defeated the defenders, looted treasures and destroyed the temple। और इवन इसने जो टेम्पल था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस रेड के इम्पैक्ट्स क्या रहे? सो हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स वर प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, और महमूद रिटर्न्ड टू गजनी विद गोल्ड, ज्वेल्स एंड वैल्यूएबल आर्टवर्क, एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड गजनी into a magnificent capital with mosques, libraries and museum। तो जो महमूद ऑफ गजनी है ना, उसे आइडियल ब्रेकर भी बुलाया जाता है, उसे बैंडिट भी बुलाया जाता है, मतलब लुटेरा जो होता है, लेकिन ही वॉज ऑल्सो पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, जिसे इंडिया के ऊपर रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको सिर्फ अपने एम्पायर को सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करना था, और एक्सपैंड करते करते ना ये इंडिया के पंजाब तक आया, लेकिन उसके आगे इसने एक्सपैंड नहीं किया। और साथ ही साथ उसको एक्सपैंड करना था, एनिमीज से बचना था, लेकिन उसको कभी भी इंडिया के ऊपर रूल करना नहीं था। तो जैसे हमने बात की, महमूद वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, और इसका जो कोट था उसमें 2 बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स थे। सबसे पहले थे फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा है, और दूसरा है एल बिरूनी, जो काफी अच्छे हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे उस समय के। तो ये तो थी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रेड्स, और इस रेड में इन रेड्स के कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे गए इंडिया के ऊपर भी। रेड्स ने इंडियन किंगडम्स की वीकनेस को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। दूसरा, दिस पेव्ड द वे फॉर द फ्यूचर टर्किश कॉन्क्वेस्ट। तो मतलब अब क्योंकि इंडिया की वीकनेस एक्सपोज हो चुकी थी, और इसकी वजह से अब क्योंकि बार बार आके हमले हो रहे थे हमारी ही लैंड पर, तो हमारी लैंड कमजोर भी होती जा रही थी, और इससे और टर्किश लोगों को आके इंडिया के ऊपर हमला करने का मौका मिला। Then after Mahmud's death, Ghazni Empire declined। अब ऑल्दो वो हमारा सारी वेल्थ, रिचनेस, डायमंड, ज्वेल सब कुछ लूट के चला गया था, लेकिन जो मोहम्मद गजनी था उसके मरने के बाद उसका एम्पायर डिक्लाइन हो गया। तो इससे एक चीज सिंपल सी, अगर हम किसी से लूट पाट करके चीजें लेंगे ना, तो वो ज्यादा दिन फ्लरिश नहीं करती है, ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड रिलेटिवली फ्री ऑफ इन्वेजन फॉर अराउंड 150 ईयर्स। तो महमूद ऑफ गजनी के मरने के बाद ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक इंडिया पर किसी तरह का कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अब स्टेज सेट हो रहा था एक नए इन्वेडर के लिए। कौन था वो? ही वॉज मोहम्मद गोरी, द राजा ऑफ घोर, राइट। सो 12th century CE में नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर राजपूत किंगडम्स। तो 12th century तक ना नॉर्थ इंडिया के ना 5 मेजर राजपूत किंगडम्स बन चुके थे, ठीक है। उसमें थे चौहान्स ऑफ
अजमेर एंड दिल्ली। तो जो अजमेर और दिल्ली वाला रीजन था उसका जो वो किंगडम था चौहान्स के अंडर, बुंदेलखंड तो था चंदेल्स के अंडर, गुजरात सोलंकीज, मालवा परामर्स और कन्नौज राठौर्स के अंडर था। तो ये जो किंगडम्स थे वही काफी पावरफुल थे, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ये यूनाइटेड नहीं थे, बस यही प्रॉब्लम थी। और इसकी वजह से फिर से इंडिया के ऊपर एक बार 150 साल बाद फिर से इन्वेजन हुआ। अब यहाँ पर राइज हुआ मोहम्मद गौरी और उनके इन्वेजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो मोहम्मद गौरी था ये गौर के राजा थे और ये भी गजनी के पास एक छोटा सा किंगडम था। अब जब 12th सेंचुरी का एंड में, ऑलमोस्ट एंड में, तो एक नया पावर राइज होता हमें दिख रहा था और वो थे मोहम्मद गौर। तो ही वॉज इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान नियर गजनी, और मोहम्मद गौर जो थे वो गौर के रूलर थे एंड ही इमर्ज्ड एज अ की फिगर। अब इनका मकसद जो था, इनका जो एम्बिशन था ना, वो गजनी से अलग था। ही एम टू कॉन्कर द इंडिया परमानेंटली, और इनका ये मानना था कि हम पूरे ही हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे और हम जन्मों जन्मों के लिए रिच हो जाएंगे। सो अनलाइक महमूद ऑफ गजनी ही who only focused on raids, कि जाओ लूटपाट करो और वापस आ जाओ, बट इनका क्या था कि जाओ और परमानेंटली कैप्चर कर लो। सो enrich his kingdom with India's vast wealth and he adopted the systemic approach of conquest starting from the frontier regions। तो उन्होंने एक एक करके सारे आगे से मतलब शुरुआत की और सारे रीजन्स को कैप्चर करता गया। तो उनके जो अर्ली मिलिट्री सक्सेसेस थी, ही कैप्चर्ड मुल्तान, सिंध एंड पंजाब, और ये विक्ट्रीज ने ही उनकी फाउंडेशन एकदम पक्की कर दी थी टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया फॉर डीपर इंट्रूशंस इनटू द इंडियन टेरिटरीज, इवेंचुअली लीडिंग टू द बैटल ऑफ तराइन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये जो अर्ली मिलिट्री सक्सेस थी, इसी से वो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वो हुई, और उसके बाद दिल्ली के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ दिल्ली की सल्तनत, जिसका पहला सुल्तान कौन बना था? इसी मोहम्मद गौरी का बहुत ही वफादार और बहादुर सेनापति। पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के साथ। सो मोहम्मद गौरी एंड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 सीई में हुई थी। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली और अजमेर, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर के एक राजपूत रूलर थे जो काफी पावरफुल थे, उनके ऊपर अटैक किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही गंदे से, बहुत ही बुरी तरह से डिफीट कर दिया, और गौरी जो था उसने बोला कि अब मैं फिर से हमला करूंगा और मैं अपनी हार का बदला लेकर रहूंगा। और उसी के अगले साल 1192 सीई में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। सो मोहम्मद गौरी रिटर्न विद लार्जर एंड बेटर प्रिपेयर्ड आर्मी। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जो अपने आसपास के राजपूत रूलर्स थे, जो नॉर्थ इंडिया के राजपूत रूलर्स थे, उन सब को एक साथ लाके खड़ा कर दिया कि अब हम इनके साथ लड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो कन्नौज का रूलर था, जिनका नाम था जयचंद, राजा जयचंद, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ऑल्दो उन्होंने कॉन्फेडरेसी की यूनियन बना ली थी काफी और राजपूत रूलर्स के साथ, लेकिन कन्नौज के राजा ने मना कर दिया उनको सपोर्ट करने से। सो राजपूत फोर्सेस वर डिफीटेड बाय गौरी। तो जो भी राजपूत फोर्सेस थे वो उन सब को मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया एंड पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड देन ही वाज किल्ड। और इससे यहाँ पर शुरुआत हुई किसकी? टर्किश एम्पायर ऑन इन इंडिया। सो दिस मार्क द एंड ऑफ द राजपूत डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। तो इससे जो राजपूत की डोमिनेंस थी नॉर्थ इंडिया के ऊपर वो खत्म हो गई। दिल्ली फेल इनटू द मुस्लिम हैंड्स एंड बिगनिंग सेंचुरीज ऑफ द मुस्लिम रूल्स इन टिल 1858। तो मतलब तब से शुरुआत हुई थी मुस्लिम रूल की इंडिया पर, और ये मतलब दिल्ली के ऊपर, और ये चली अराउंड 1858 तक। सो मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर आफ्टर हिज विक्ट्री। तो अपनी विक्ट्री के बाद मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया, तो जब तुझे रहना ही नहीं था तो आया भी क्यों था? तो मोहम्मद गौरी वापस चला गया अपनी विक्ट्री के बाद
अपने राज्य। और यहाँ पर उन्होंने अपना जो एक बहुत ही खास मंत्री था, सेनापति था, उसको यहाँ का वॉइसरॉय बना दिया। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज अपॉइंटेड एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ताकि वो इंडिया के मैटर्स को देख सके। सो उस बाद में यही पहला सुल्तान बना। सो ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो यही बना था फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो इसने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया और बुंदेलखंड की खिलंजियार को कैप्चर किया, अनिवाल गुजरात को कैप्चर किया और अपना जो पूरा का पूरा रूल था उसको एक्सपैंड किया मथुरा, ग्वालियर और मालवा तक। अब टाइम निकलता गया एंड दिस लेड टू देयर वाज एक्सपेंशन अंडर मोहम्मद गोरीज जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ही कॉन्कर्ड बिहार, ओवरथ्रू द सेना डायनेस्टी इन बंगाल, तो इन्होंने बिहार और बंगाल दोनों को कैप्चर किया। देन ही डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड लाइब्रेरीज, तो इससे जो बुद्धिस्ट एम्पायर था ना उसको भी बहुत ज़्यादा एक तरह से नुकसान हुआ। बुद्धिस्ट जो बुक्स थी, जो भी उनके ग्रंथ थे, वो सारे इन्होंने तबाह करना शुरू कर दिए, मोनेस्ट्रीज पे हमला किया। तो कुछ जो बुद्धिस्ट लोग थे वो यहाँ से अपनी कुछ किताबों को लेकर तिब्बत भागने में सफल हो गए, लेकिन बाकी सारी चीजें जलकर खत्म हो गई। सो दिस कॉज द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बुद्धिज्म उस टाइम पे जो इतना प्रॉस्परस कर रहा था उसका डिक्लाइन भी यहाँ पर हुआ इस सारे इन्वेजन की वजह से और कैप्चर की वजह से। सो नाउ द लेगेसी ऑफ मोहम्मद गोरी। सो मोहम्मद गोरी जो थे, ही वाज नॉट लाइक मोहम्मद गजनी, जो मतलब ना ही कोई इतने मिलिट्री स्किल्ड थे, ना ही उनका कोई आर्ट में कोई खासा इंटरेस्ट था, बट कल्चरली he was inclined, right? So no significant patronage of art and learning. तो जैसे मोहम्मद गजनी थे कि मिलिट्री कि अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कल्चरली इंक्लाइंड थे, ऐसा कुछ भी मोहम्मद गोरी में नहीं था। हाउएवर ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ टर्किश किंगडम इन इंडिया। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। एंड हिज कॉन्क्वेस्ट लेड द फाउंडेशन फॉर दिल्ली सल्तनत। तो इन्हीं के आने से, इन्होंने जो दिल्ली में अपना राज्य जमाया, उसी से टर्किश फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो इंडिया में हुई थी। तो इन्हें ही ट्रू फाउंडर बुलाया जाता है टर्किश किंगडम का इंडिया में। तो अब बात करते हैं द दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 सीई तक चली। तो इस समय क्या था कि इसका जो टाइम पीरियड था वो ये है जो आपको याद रखना है। इस समय को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एरा ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले जो नाम आता है द टाइटल सुल्तान, जो यहाँ के रूलर्स थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था और इनकी कैपिटल थी दिल्ली। तो ये जो पूरा पीरियड था, यहाँ पर 5 मेजर डायनेस्टीज देखी गई, टर्किश की और एंड अफगान ओरिजिन की। अब देर वॉज द राइज ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबकी इन 1206 सीई। तो मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद, मोहम्मद गोरी ही डाइड इन 1206 सीई, और उनका कोई बच्चा नहीं था जो आगे उनकी लेगेसी को संभाले। तो उनके जो वॉइस रॉयस थे, जो अलग अलग स्टेट्स को, इंडिया में अलग अलग जगहों के ऊपर ना जो उनको देखते थे, जो उनके वॉइस रॉयस थे, उन्होंने अपने अपने रीजन को, खुद को वहां के इंडिपेंडेंट रूलर्स अपने आप को घोषित कर दिया कि हम यहाँ के रूलर्स हैं। सो दीज वाइसरायज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स, कि ये हमारा एरिया है और हम हैं यहाँ के सुल्तान। सो कुतुबुद्दीन ऐबक एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ गोरीज इंडियन टेरिटरीज। तो वैसे ही जो इंडिया की टेरिटरी थी उसको कंट्रोल करते थे, उसकी जो देख रेख थी और उसके जो मैटर्स थे उनको देखते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ का जो पूरा कंट्रोल था वो ऐबक ने ले लिया था। अब ऐबक जो थे, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ऐबक जो थे वो फॉर्मरली मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, लेकिन जो उनकी मिलिट्री स्किल्स थी वो इतनी अच्छी थी कि वो मतलब अपनी स्किल्स की वजह से वो ग्रो करते गए और वो जनरल बन गए आर्मी में अपनी खूबियों की वजह से। सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 CE एंड द डायनेस्टीज ही फाउंडेड इज कॉल्ड एज द ममलुक डायनेस्टी और द स्लेव डायनेस्टी। तो ममलुक का मतलब होता है स्लेव, क्योंकि ये पहले मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, इसीलिए इसे ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि
ज्यादातर जो वाइसरायज थे, मेनी ऑफ दीज रूलर्स वर स्लेव इन ओरिजिन, जो बाद में पावर में आए और उन्होंने अपनी अपनी एक अलग अलग सल्तनत बना ली। नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो इनका जो रीन था और इनका जो कैरेक्टर था वो कैसा था, इन्होंने 1206 से 1210 सीई मतलब ऑलमोस्ट 4 साल तक इन्होंने राज्य किया। ही डिस्क्राइब्ड बाय कोर्ट्स हिस्टोरियंस एज जस्ट एंड जेनरस एंड ही वाज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, तो जो भी इसके लोग थे उनके वेलफेयर के मतलब कि उनका भला हो इसके लिए वो काम करता था। ही अर्न्ड द टाइटल ऑफ लाख बख्श, that is giver of lakhs by the people or the historians, and he is also known to be treated Hindus well despite of the religious differences। तो although ये पहला पूरा जो हिंदूज थे, जो राजपूत थे, उनके अंडर ये पूरी जगह हुआ करती थी, जिसको आकर गोरी ने कैप्चर कर लिया था और उसका एक वाइसराय ऐबक को बना दिया था, तो वहां पर हिंदूज भी थे। तो ही इज नोन टू बी वेरी काइंड, वेरी जेनरस, और ये हिंदूज के साथ भी बहुत अच्छे से रहता था और हिंदूज को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। अब कुतुबुद्दीन के अगर हम कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस और कंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो जैसे हमने देखा कि वो काफी जेनरस, काफी काइंड थे, काफी दयालु थे, लोगों हिंदूज के लिए भी काफी काइंड थे। तो उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए। ही इनिशिएटेड द मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें से 2 काफी फेमस थे। तो ही बिल्ट 2 मॉस्क, one in Delhi, one in Ajmer, and he began the construction of Qutub Minar, which is named after him. It was not completed by him। तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन कंप्लीट ये नहीं कर पाए थे। इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, हु वाज हिज सक्सेसर, और लेटर जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने उसका जो फाइनल और 5th स्टोरी है कुतुब मीनार की, वो उन्होंने डलवाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इनकी ना कंट्रोवर्सीज और कुछ पॉलिसीज भी थी जो काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। वो ये कि इन्होंने मॉल्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाने के लिए जो एंशिएंट टेम्पल्स थे उनको तोड़वाया था, एंड ही वाज डिमोलिश्ड, क्योंकि पैसे चाहिए थे और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए था। तो पुराने टेम्पल्स को तोड़वाकर उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराए कुछ मॉस्क्स। सो दिस रिफ्लेक्ट्स बोथ हिज रिलीजियस ज़ील एंड पॉलिटिकल असर्शन ओवर द न्यूली कॉन्कर्ड लैंड्स। तो कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी रही हैं इनकी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इनकी जो लेगेसी थी वो कैसी थी, ऑल्दो इन्होंने ना बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसे एज अ सुल्तान इन्होंने रूल किया था, ऑलमोस्ट 4 साल के लिए। हिज रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टर्किश पावर इन इंडिया एंड ही सेट द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सुल्तान्स बाय एस्टैब्लिशिंग दिल्ली एज अ कैपिटल, की कैपिटल दिल्ली है, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंबॉलिक इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, एंड ही वाज रिमेम्बर्ड मोर फॉर फाउंडिंग द सल्तनत दैन द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तो इनको जो ऑल्दो 4 साल ही रूल किया, लेकिन इन 4 सालों में ना इन्होंने अपना नाम हिस्ट्री की बुक्स में ना अच्छे से छपवा दिया, जिसमें से एक तो कुतुब मीनार ही है जो हम सबको पता है कि दिल्ली में है, वो इन्होंने बनवाना शुरू किया था। तो ऑल्दो मतलब इन्होंने ये वहां पर दिल्ली में आए, इन्होंने मिलिट्री के थ्रू लड़ाइयां जीती वहां पर, लेकिन इन्हें जाना जाता है एज अ फाउंडिंग ऑफ सल्तनत इन इंडिया रादर देन मिलिट्री की जीत से। तो अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, जिनका पावर का राइज होता है आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक। तो इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक के सन इन लॉ थे। तो उनके जाने के बाद 1210 सीई में जब ऐबक की डेथ हो गई वाइल प्लेइंग पोलो, हॉर्स राइडिंग के टाइम पर, उसके बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश बने वहां के नए सुल्तान, दिल्ली के नए सुल्तान, और वो काफी कैपेबल रूलर थे और उनकी जो हैंडलिंग टेक्निक्स थी ना वो भी काफी क्लेवर थी। और इन्हीं क्लेवर टेक्निक्स के साथ उन्होंने बहुत ही सारे रिबेलियन टर्किश जो नोबल्स और राइवल्स थे ना उनको सप्रेस कर दिया, एंड इवन ही क्रश द खिलजी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड ही डिस्ट्रॉयड द पावर्स ऑफ गजनी एंड मुल्तान एंड देन दस ही रिमूव द एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो जितने भी एक्सटर्नल थ्रेड्स थे उनको डिस्ट्रॉय, रिमूव, सप्रेस करके उसने खत्म कर दिया। नाउ हैंडलिंग द मंगोल्स थ्रेट। अब हुआ क्या था कि जो चंगेज खान थे वो एक मंगोल चीफ थे, वो एक शाह जो पर्शिया के शाह थे उसको पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गए इंडिया के बॉर्डर्स पर, और यहाँ पर जो शाह थे उन्होंने शरण लेनी चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत ही डिप्लोमेटिकली
इल्तुतमिश ने मना कर दिया उनको इंडिया में पनाह देने से, और जिससे जो मंगोल्स थे उस अटैक से, मंगोल्स की इन्वेजन से भी इल्तुतमिश ने इंडिया को बचा लिया। सो इल्तुतमिश रिफ्यूज द शेल्टर ऑफ फ्लीइंग शाह, दस अवॉइडिंग मंगोल इन्वेजन इन इंडिया। और ये जो डिप्लोमेटिक मूव था, इससे इंडिया में जो एक और डिवास्टेशन आ सकती थी वो प्रिवेंट हो गई। अब जो इनकी मिलिट्री सक्सेस और रिकॉग्निशन थी वो ऐसी थी कि इन्होंने काफी सारे राजपूत रूलर्स को डिफीट किया, जैसे उज्जैन, रणथंभौर, मालवा और ग्वालियर में, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया को नर्मदा वैली तक कंट्रोल किया। और इनको जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, जहां पर इवन जो खलीफ्स थे बगदाद के, उन्होंने भी इनको इंडिया का सॉवरन लीडर माना। फिर क्या था, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे ना वो भी काफी अच्छे थे। ही रीऑर्गेनाइज द फाइनेंस एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हिज सल्तनत एंड ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। सो इक्ता सिस्टम, तो एम्पायर को ना उन्होंने कुछ प्रोविंसेस में, मतलब इक्ताज में डिवाइड कर दिया, और इक्ताज के ना कुछ ऑफिशियल्स बना दिए जो उस इक्ता के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ऐसे उन्होंने कुछ ऑफिसर्स, नोबल ऑफिसर्स बना दिए टू कलेक्ट टैक्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज सल्तनत। तो सल्तनत को एक्सपैंड भी किया, सल्तनत को प्रोटेक्ट भी किया, और सल्तनत को बेटर चलाने के लिए नए रिफॉर्म्स भी लाए, नए रीऑर्गेनाइजेशंस भी किए। नाउ ही वाज आल्सो पैट्रन ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। तो ही वाज द फर्स्ट रूलर टू मिंट कॉइन्स इन गोल्ड एंड सिल्वर्स। इन्होंने ही जो इनके इनके ससुर के शुरुआत जो उन्होंने की थी कुतुब मीनार बनाने की, उसको कंप्लीट किया। ही बिल्ट हिज ओन टूम्ब इन दिल्ली एंड ही वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग एंड ही वेलकम स्कॉलर्स फ्लीइंग मंगोल इन्वेजन अक्रॉस एशिया। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी पैट्रन्स थे उन सबको शरण दी इंडिया में। अब आते हैं लेगेसी ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है ना, कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ही इज द ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दूसरा, ही ट्रांसफॉर्म द सल्तनत फ्रॉम द लूज गोरी कॉन्क्वेस्ट टू वेल डिफाइंड एंड कॉम्पैक्ट एम्पायर। तो क्या था कि गोरी ने क्या किया था, अलग अलग जगहों को कैप्चर कर लिया था, वो थोड़ी ऐसे लूज स्टेट्स थी। इल्तुतमिश ने इन सब को एक कंसोलिडेट, एक काफी वेल डिफाइंड और एक कॉम्पैक्ट एम्पायर बना दिया एंड ही सेट अ स्टेज फॉर नेक्स्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स आए थे उनके लिए काफी एक अच्छा स्टेज सेट कर दिया था, जहां पर जो उनकी जो सल्तनत थी वो काफी स्ट्रॉन्ग, कॉम्पैक्ट और पावरफुल देखी गई। नाउ द सक्सेशन क्राइसिस। अब हुआ क्या था, अब हम बात करेंगे उस फीमेल सुल्तान की जिनका नाम था रजिया सुल्तान। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1236 to 1240 CE। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सक्सेसर बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया, लेकिन उस समय पर भी जो नोबल्स थे वो एक लेडी को राज करते हुए नहीं देखना चाहते थे। सो नोबल्स अपोज द आइडिया ऑफ द वुमेन रूलर। इंस्टेड उन्होंने बोला कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो उनके हाफ ब्रदर थे, उनको सुल्तान बना दिया जाए। अब ये जो फिरोज शाह थे ये काफी प्लेजर लविंग और काफी इनइफेक्टिव रूलर थे, तो उन्होंने कोई 7 महीने तक उन्होंने रूल किया, लेकिन बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया और फिर राजगद्दी संभाली रजिया सुल्तान ने। सो रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन इन 1236 CE एंड इनका भी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 4 साल तक का देखा जाता है। शी वॉज नोन फॉर ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड अ जस्ट लीडर। एक काफी बहादुर, काफी इंटेलिजेंट और एक न्यायप्रिय एक लीडर थी ये भी। शी पोजेस्ड द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट मोनार्च। शी हेल्ड ओपन कोर्ट्स, रोड हॉर्सेस और पूरी जैसे एक मैन लाइक तैयार होके ना पूरी अपनी आर्मी को वैसे ही ये चलाती थी। ठीक है। सो शी पैट्रनाइज द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट्स ओवर ट्रेडिशन। तो उनका ये नहीं था कि ट्रेडिशंस में चले रहो, लेकिन किस तरह वो अपने लोगों का भला कर सकती है वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन द रिबेलियन एंड द डाउनफॉल, तो जैसे कि लोग नहीं चाहते थे कि एक विमेन रूलर हो, तो इसीलिए शी फेस रिजेंटमेंट from the Turkish nobles and provincial governors, rebelled against her authority and she defeated and imprisoned रजिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साजिश की और रजिया सुल्तान को
उस पद से हटा दिया। तो जो रजिया थी, रजिया डिफीट हो गई और उसको जेल में डाल दिया गया। नाउ शी गेन सपोर्ट ऑफ अल्तुनिया द लीडर ऑफ द रेबेल और शी मैरिड हिम टू रीगेन द पावर। तो ये बोला जाता है कहीं पर, जो स्टोरीज ऐसी भी हैं कि जो अल्तुनिया था ही वॉज इन लव विद रजिया और रजिया ने अपने प्यार से भी उनको खींचने की कोशिश की अल्तुनिया को, ताकि वो फिर से पावर में आ सके। सो बोथ द attempt to retake the throne was failed और रजिया और अल्तुनिया को दोनों को ही 1240 CE में मार दिया गया। फिर आती है उनकी लेगेसी और लेजेंड्स। सो रजिया इज रिमेम्बर्ड एज रोमांटिसाइज्ड एंड अ ट्रेजिक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। सो शी इज सेड टू हैव फॉलन इन लव with Yakub and one of the slave, and the legends say Altunia's rebellion was motivated by jealousy. After Yakub's murder, रजिया मैरिड अल्तुनिया टू सेव हर लाइफ। तो यकूब के मरने के बाद शी मैरिड अल्तुनिया अपनी लाइफ बचाने के लिए। दो शॉर्ट लिव्ड बट हर रीन स्टैंड आउट एज अ यूनिक चैप्टर इन दैट मेल डोमिनेंट एरिया। ऑल्दो काफी थोड़े समय के लिए उन्होंने राज किया, लेकिन जो उनका पीरियड था, जो उनकी हाउ ब्रेव शी वॉज, इंटेलिजेंट एंड जस्ट शी वॉज, और कैसे वो अपने सब्जेक्ट्स का सिर्फ भला चाहती थी, तो उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख दिया हिस्ट्री में। फिर बात करते हैं कि रजिया के जाने के बाद क्या हुआ। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई उनके बाद, और ऑलमोस्ट 6 साल तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रही। इवेंचुअली नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे, ही बिकेम द सुल्तान इन 1246 से 1266 CE। लेकिन वो काफी वर्चुअस थे। तो वो छोटे थे, ही वॉज वर्चुअस एंड he was virtuous but he was weak। और जो एक्चुअल कंट्रोल था वो था घियासुद्दीन बलबन के पास, जो एक काफी पावरफुल नोबल थे। सो बलबन गवर्नड ऑन हिज बिहाफ फॉर ऑलमोस्ट 20 years एंड देन ही पेव्ड द वे फॉर हिज ओन रीन। तो ऑलमोस्ट 20 साल तक उनके जो बेटे थे, जो इल्तुतमिश के बेटे थे, उनके बिहाफ पर उन्होंने रूल किया, और उसके बाद वो सारा का सारा जो सल्तनत थी फिर वो अपने हाथ में ले ली। तो अब बात करते हैं गियासुद्दीन बलबन की। ही इज सेड टू बी द वन हु स्ट्रेंथन्ड द सल्तनत। तो 1266 से 1286 CE तक इसने रूल किया। हाउ द राइज ऑफ पावर हैपेंड। तो जब नसीरुद्दीन की डेथ हो गई 1266 CE में, तो उस टाइम तक ये उनके बिहाफ पर ऑलमोस्ट 20 साल तक रूल कर चुका था, एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल नोबल। तो अब क्या हुआ, ही ऑफिशियली देन रूल्ड फॉर नेक्स्ट 20 years, दैट इज फ्रॉम 1266 to 1286 CE, एंड ही इज नोन एज एक्सपीरियंस्ड एंड केपेबल रूलर। अब यहाँ पर इन्होंने एक थ्योरी लाई जिसे बोला जाता है डिवाइन किंगशिप। इनका मानना ये था कि जो सुल्तान होता है ना, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ के ऊपर। इसीलिए इन्होंने एक्सपेक्ट किया लोगों से द एब्सोल्यूट ओबीडियंस एंड रेवरेंस। मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था, ना कोई कोर्ट में हंसता था, ना किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट होता था। जो किंग ने बोल दिया बस वही सही है, और उस पर कोई आर्ग्यू नहीं करता था। सो द कोर्ट एटिकेट्स वर स्ट्रिक्ट, नोबल्स कुडंट लाफ, सिट और बिहेव कैजुअली इन हिज प्रेजेंस। तो जब तक किंग मौजूद है कोर्ट में, तब तक ना कोई हंसता था और ना ही कोई कैजुअली बिहेव कर सकता था। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस भी किए। ही मेड मोनार्की एब्सोल्यूट एंड सेंट्रलाइज्ड, कि जो भी है बस जो किंग है वो है, वही सब कुछ है, और जो वो बोलेगा वही होगा। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, स्ट्रेंथन्ड इन्फेंट्री एंड कैवलरी। देन ही बिल्ट एंड रिपेयर्ड फोर्ट्स एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। ही इंट्रोड्यूस द स्पाई सिस्टम, जो स्पाई सिस्टम होता है उसको इलेबोरेट किया, इंट्रोड्यूस किया। ही सप्रेस्ड रॉबर्स एंड ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑर्डर्स। तो रॉबरी को सप्रेस किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर रूल वहां पर लेकर आया। नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरनल चैलेंजेस एंड रिबेलियन। सो ही क्रश्ड रिबेलियस नोबल्स, स्पेशली टर्किश ऑफिशियल्स। तो उन्होंने जो रिबेलियस नोबल्स थे उनको सप्रेस किया, उनको क्रश किया, और जो गवर्नर थे बंगाल के तुगरिल खान, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो बलबन जो थे वो पर्सनली एक आर्मी लेके गए एट द एज ऑफ 70, और ही डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड टिग्रिल एंड हिज एंटायर फैमिली वहां पर। उसके बाद
द डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स, तो उन्होंने ना कभी भी अपनी कैपिटल को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो अपनी कैपिटल को छोड़ के जाएंगे तो वहां से मंगोल का इन्वेजन होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो ही फोकस्ड ऑन फोर्टिफाइंग एंड डिफेंडिंग द किंगडम, कि अपने किंगडम को डिफेंड करना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। ही अपॉइंटेड हिज सन एज गवर्नर्स फॉर द फ्रंटियर एरियाज एंड ही केप्ट द आर्मी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रेडीनेस। तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं मंगोल इन्वेजन होगा, वो आएंगे और वो हम पे अटैक करेंगे, इसीलिए इन्होंने हमेशा ही इनको अपनी जो आर्मी है ना उसको हमेशा रेडी स्टेट पर रखा। नाउ केम द डिक्लाइन ऑफ दिस मलमुक डायनेस्टी। मलमुक डायनेस्टी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी। तो बलबन जो थे वो 1286 में मर गए और वहां पर इनका जो सक्सेसर थे वो काफी वीक थे और इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो विद इन 4 years ऑफ हिज डेथ दिस मलमुक डायनेस्टी केम टू द एंड एंड द पावर वाज पास्ड ऑन टू द खिलजी डायनेस्टी। और यही खिलजी डायनेस्टी जो है अब इनको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हमने टर्किश इन्वेजन देखा और जहां पर हमने देखा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो कैसे महमूद ऑफ गजनी आए, कैसे मोहम्मद गोरी आए, क्या ऐबक ने क्या किया, इल्तुमिश ने क्या किया, और कैसे मलमुक डायनेस्टी का एंड हुआ। और अब शुरुआत होने वाली है एक नए एरा की जिसका नाम है द खिलजी डायनेस्टी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, please ask it on Ask Question section, or you can book your class with Learner Hub Swayam. I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है।